नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त गॉगल गुरु लेकर आया हूं 2026 में अपनी पहली ऑडियो बुक को, जिसका नाम है हीरो का बादशाह। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। यह स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा जी का एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही पुराना उपन्यास है, जो कि विजय विकास सीरीज का है। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस शानदार कहानी का। भयंकर गौराम के बाद अब शांति थी। कुछ ही घंटों पहले भारत पाक सरहदों पर खतरनाक जंग हो रही थी। तोपें आग उगल रही थी, गनों से निकली गोलियां सनसना रही थी। चीख पुकार, मार काट के बाद अब शांति थी। दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने स्थानों पर सावधान थी और भारतीय मेजर बलवंत इस समय अपने 6 आदमियों की टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी सरहदों में झाड़ियों के बीच रेंग रहा था। उनके रेंगने से झाड़ियों में सिर्फ इस प्रकार की सरसराहट उत्पन्न हो रही थी जैसे एक सांप के रेंगने से होती है। मेजर बलवंत अपनी टुकड़ी में सबसे आगे था। चारों ओर गहन अंधकार का राज था। झाड़ियों में रेंगने के कारण उनकी कोहनियां और घुटने छिल गए थे। चेहरे पर कटीली झाड़ियां पार करने के कारण रक्त की बूंदों के निशान थे, लेकिन भारत माँ के रण बाकुरे लाल अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर थे और अपने घावों पर लेश मात्र भी ध्यान न देकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सीमा से काफी दूर पाकिस्तानी सीमा में थे। सरहद की तरफ से अब भी यदा कदा गोलियों की आवाज आ जाती थी, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर मेजर बलवंत अपने साहसी साथियों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में खतरनाक किस्म की लाइट मशीन गनें थी। उन्हें रह रहकर कर्नल शर्मा के वे शब्द याद आ रहे थे। मेजर बलवंत, आज तुम्हें पाकिस्तानी सरहदों में जाकर दुश्मन की चौकी, बंकर या सैनिक शिविर अथवा पाकिस्तान की सेनाओं की शक्ति का अध्ययन करना है, ताकि हमें उनकी शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो सके। धन्यवाद सर, मेजर बलवंत ने कहा था, और यह काम अपने अधीन पाकर बलवंत खुशी से फूला समाया था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय सैनिक की भांति वह अपने वतन की खातिर कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर था। उसकी वह महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई थी। परिणाम स्वरूप इस समय मेजर बलवंत झाड़ियों में रेंग रहा था। अचानक मेजर बलवंत स्थिर हो गए, साथ ही 6 बहादुर साथी भी चौंके। अंधेरे में लगभग 30 फीट आगे एक हल्की सी ज्योति चमकी। शायद किसी ने माचिस जलाई थी। वह ज्योति लुप्त हो गई और फिर अंधेरा। वहां कोई है, एक साथी फुसफुसाया। सबकी नजरें उधर ही चिपकी थी और फिर लगातार हल्की सी चिंगारी उन्हें चमकने लगी। वे सब सांस रोके झाड़ियों में स्थिर पड़े रहे। मैं उधर जा रहा हूं, तुम लोग यहीं रहना। अचानक मेजर बलवंत फुसफुसाए। क्यों सर? एक साथी बोला। यह तो तुम जान ही चुके हो कि सामने खड़ा कोई इंसान सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, और पहला जो प्रकाश हुआ था वह निश्चित रूप से माचिस की तीली का था। साफ जाहिर है कि वह पाकिस्तानी सैनिक पहरे पर खड़ा है, और मैं यही पता लगाने जा रहा हूं कि चौकी की पहरेदारी कर रहा है या बंकर की अथवा किसी सैनिक शिविर की। लेकिन सभी जो चले? नहीं, सबके साथ चलने में खतरा है। वहां सिर्फ एक व्यक्ति का काम है। इस समय हम दुश्मन की सीमा में हैं। अगर दुश्मन को जरा भी संदेह हो गया कि हम यहाँ हैं, तो वे हमें निश्चित रूप से भून कर रख देंगे, क्योंकि हम संख्या में वैसे ही कम हैं। संख्या में कम है तो क्या हुआ सर? भारत का एक एक लाल 10-10 पाकिस्तानियों के बराबर है, एक सैनिक जोश से बोला। मेजर बलवंत अंधेरे में मुस्कुराए तथा बोले, भारत का जवान 10 के बराबर नहीं दोस्त, 20 के बराबर है, लेकिन इस समय हम दुश्मन की सरहदों में है। अगर हम 20 को भी मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए तो दुख होगा, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं वह अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें सावधानी से वह कार्य करना है जिसके लिए हम निकले हैं। बात सभी की समझ में आ गई और सब चुप हो गए। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूं, और देखो ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम में से कोई भी उधर ना आए, और बिना मेरा संकेत पाए कोई भी कुछ ना करे। मैं अपना काम करके जल्द ही लौटूंगा। मेजर बलवंत के शब्दों में कमाल का आत्मविश्वास झलक रहा था। ओके सर, एक सैनिक ने कहा। जय हिंद। जय हिंद सर, पांचों फुसफुसाए, और तभी मेजर बलवंत तेजी से और सावधानी के साथ आगे की तरफ रेंग गए। वह कटीली झाड़ियों के नीचे रेंग रहे थे। उनकी टुकड़ी में 6 सैनिक अपने कमांडर की मौत के मुंह की तरफ बढ़ते हुए कदम देखते रहे। उन्होंने देखा मेजर बलवंत उसकी तरफ रेंग गए जिस तरफ वह सैनिक खड़ा था, और कुछ क्षणों पश्चात मेजर बलवंत अंधेरे में विलीन हो गए। सैनिक उसी प्रकार झाड़ियों में पड़े रहे। चारों ओर गहन अंधकार और सन्नाटा था। कभी कभार दूर से गोलियां चलने की आवाज वातावरण को कंपित कर देती थी, लेकिन इस बात का इन सैनिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब मेजर को यहां से गए लगभग 30 मिनट गुजर गए थे, लेकिन
अभी तक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी जिससे यह लगता कि मेजर को किसी पाकिस्तानी ने देख लिया है। और ठीक 45 मिनट बाद एक हल्की सी सरसराहट उभरी। कौन है? एक सैनिक फुसफुसाया। मेजर बलवंत। निकट से ही मेजर का स्वर उभरा। सबके मन खुशी से झूम गए और फिर मेजर रेंगता हुआ उन लोगों के नजदीक आया और तेजी से हाँफता हुआ बोला, तेजी से वापस लौटो। क्या हुआ सर? तेजी से वापस चलो, बातें करने का समय नहीं है। और ये कागज पकड़ो। ये कागज कैसे है सर? एक सैनिक ने प्रश्न किया। ये पाकिस्तान के कुछ गुप्त कागजात हैं, बातें मत करो, जल्दी से लौटाओ। और फिर वे लोग फुर्ती के साथ वापस रेंगने लगे। लेकिन सर इतनी जल्दी क्या है? एक सैनिक ने रेंगते हुए ही सवाल किया। बात बहुत घपले की हो गई है, मेजर भी तेजी से रेंगते हुए बोले। क्या? यह बंकर था और मैं बंकर में प्रवेश कर गया। जब मैं ये कागज खोज रहा था तो एक सैनिक ने मुझे देख लिया, लेकिन मैंने उसे बोलने या चीखने का मौका नहीं दिया और बिना किसी विशेष आहट के उसे बेहोश कर दिया और उसे बंकर के बाथरूम में डालकर आया हूँ। अब हो सकता है कि उसे कोई जल्दी ही देख ले और बवंडर खड़ा हो जाए, इसलिए तेजी से चलना जरूरी है। मेजर बलवंत के शब्द सुनकर सबकी चालों में तेजी आ गई। अभी वे कुछ दूर ही रेंगे होंगे कि बंकर की तरफ कुछ हलचल सी हुई, कुछ टॉर्चें रोशन हुई और उनकी खोज जारी हो गई। लेकिन वे तेजी के साथ भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। सहसा उन झाड़ियों में सर्च लाइट का प्रकाश घूमने लगा जिनमें वे लगभग 1 घंटा पड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता किए बगैर भारतीय सीमा पकड़ ली। और तब जबकि वे भारतीय सुरक्षा सीमा पर तैनात सैनिकों से मिले तो उनके परिचय पत्र इत्यादि देखकर उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। मेजर बलवंत के चेहरे पर जगह जगह खून के निशान थे। उसने कर्नल शर्मा को अपनी रिपोर्ट दी और वे पाकिस्तानी गुप्त कागजात जो उसने स्वयं काफी मेहनत के बाद हासिल किए थे उनको सौंप दिए। गुड मेजर बलवंत, तुमने वाकई में सराहनीय कार्य किया है। थैंक यू सर। और कोई काम है क्या? है मेजर बलवंत, तुम जैसे बहादुर सैनिक के लिए बहुत काम है, लेकिन तुम फिलहाल आराम करो, तब तक तुम्हारा इन कागजात का लाभ उठाते हैं। कर्नल मुस्कुराकर बोले और मेजर बलवंत को एक कमरे में आराम के लिए पहुंचा दिया गया। कुछ देर तक वह बिस्तर पर ही लेटा रहा और फिर उठकर वह बाथरूम में पहुंचा। बाथरूम में जाकर मेजर बलवंत ने अपनी जेब से एक पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और ओपन किया। कुछ देर तक उसमें पिक पिक की आवाज आती रही। तभी मेजर बलवंत बोला, हेलो 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 हेडक्वार्टर, हेलो हेडक्वार्टर। यस, दिस इज हेडक्वार्टर। दूसरी तरफ से स्वर उभरा। यस कर्नल अनवर रिपोर्टिंग सर। मेजर बलवंत ट्रांसमीटर के करीब मुंह लाकर फुसफुसाया। यस, क्या रिपोर्ट है मिस्टर कर्नल? सर मैं एकदम सुरक्षित हिंदुस्तानी हेडक्वार्टर पर पहुंच गया हूं और वे नकली कागजात हिंदुस्तानी कर्नल को दे दिए हैं। तो फिर अब जल्दी से अपना अगला काम करो। दूसरी तरफ से आवाज आई। ओके सर, बलवंत ने कहा। ओके, आवाज आई और फिर संबंध विच्छेद हो गया। मेजर बलवंत ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाला और बाथरूम से बाहर निकला। अपने कमरे के बाहर निकलकर वह गैलरी में चलने लगा। गैलरी के दोनों तरफ खड़े सैनिक उसे अभिवादन करते थे। उनके अभिवादनों का जवाब देते हुए वह आगे बढ़ता रहा। सहसा एक दरवाजे पर मेजर रुका। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर कर्नल बत्रा लिखा था। कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर एक सैनिक मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहा था। उस सैनिक के अभिवादन का जवाब देने के पश्चात मेजर ने प्रश्न किया, कर्नल बत्रा अंदर है क्या? जी हाँ। उनसे कहो मेजर बलवंत मिलना चाहते हैं। ओके सर, सैनिक ने कहा और दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद वह वापस लौटा, बोला अंदर चले जाइए। मेजर मुस्कुराया, फिर अंदर दाखिल हो गया। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने देखा सामने कर्नल बत्रा बैठा किन्हीं कागजों का अध्ययन कर रहे थे। मेजर को आते देखकर वह मुस्कुराया और कागजों का बंडल बनाकर जेब में रखते हुए बोले, आओ मेजर बलवंत, कहो कैसा आना हुआ। मेजर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने जो कुछ किया वह काफी फुर्ती के साथ किया। भयानक फुर्ती के साथ वह कर्नल पर झपटा। कर्नल कुछ समझ भी पाता इसके पहले ही उसे धर लिया गया। मेजर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और न जाने कर्नल के गले की कौन सी नस दबाई कि कर्नल बेहोश हो गया। उसके बाद मेजर उसके बेहोश शरीर की जेब से वे कागजात निकालने लगा। तलाशी लेने पर कोट के अंदर वाली जेब से उसे एक डायमंड भी मिला। डायमंड बहुत ही चमकीला था। प्रकाश किरणें उसमें से फूटती प्रतीत हो रही थी। वह डायमंड बहुत ही कीमती प्रतीत होता था। बहुत कीमती डायमंड है, कर्नल शायद अपनी बीवी की अंगूठी में जड़वाता। मेजर बड़बड़ाया और डायमंड उसने अपनी जेब में डाल लिया। कुछ अन्य कागज जो उसने वहां अपने काम के समझे जेब के हवाले किए और फिर कर्नल को बेहोश ही कुर्सी पर इस प्रकार से बैठाया ताकि दूर से देखने में वह जीवित ही प्रतीत हो और ऐसा लगे कि वह कुछ कार्य कर रहा है। फिर आराम से वह बाहर निकल गया। सैनिक ने फिर दरवाजा बंद कर लिया। मेजर के होठों पर रहस्यमय मुस्कान दौड़ गई और उसका रुख सीधा कर्नल शर्मा वाले कमरे की ओर था। जब वह
शर्मा के पास पहुंचा तो शर्मा ने कहा, भाई मेजर, तुम वास्तव में काफी महत्वपूर्ण कागजात उठा लाए हो। इन कागजातों में अंकित है कि पाक सेनाएं कहाँ कहाँ तैनात है और अब हम जल्द ही उन स्थानों पर आक्रमण करके पाक सेनाओं को रौंद देंगे। मेजर मुस्कुराया और बोला, और कई कार्य सर? अभी बताएंगे, पहले मैं सेनाओं को कुछ आदेश दे दूं। मेजर के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई और वह बाहर निकल गया। फिर हेडक्वार्टर से भी बाहर निकल गया और फिर उसे भारतीय सीमा क्रॉस करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पाक सरहदों में आकर वह इस बार रैंक नहीं रहा था, बल्कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। कई अन्य स्थानों पर सैनिकों ने उसे रोका भी था, लेकिन वह एक परिचय पत्र दिखाकर आगे बढ़ जाता और अंत में वह उसी बंकर में पहुंचा। वहां पर जाते ही वह पाकिस्तानी कमांडर से बोला, भारतीय मेजर बलवंत कहाँ है? अंदर बेहोश पड़ा है। बेहोश कैसे हो गया? हमने भारतीय सीक्रेट जानने के लिए उसे कुछ यातनाएं दी, लेकिन कमबख्त बहुत ही सख्त जान निकला। बेहोश हो गया लेकिन कुछ बताया नहीं। तुम बहुत मूर्ख हो मेजर। तो तुमसे उससे राज जानने के लिए किसने कहा था? मेजर बलवंत ने अपने चेहरे से मेजर का प्लास्टिक चेहरा उतारते हुए कहा। प्रत्युत्तर में वह मेजर चुप ही रहा। मैं भारत से कुछ सीक्रेट्स लाया हूं, तुम हेडक्वार्टर को खबर करो, मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट्स हैं। ओके सर, उसने कहा और चला गया। मेजर बलवंत के मेकअप में छुपा हुआ अनवर बंकर के अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने कुर्सी पर बेहोश बंधे पड़े वास्तविक मेजर बलवंत को होश में लाने के लिए कहा और मेजर का मास्क फिर अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। अब मेजर होश में आया और सामने एक और मेजर बलवंत को देखा तो चौंक पड़ा और बोला, ओ कमीनो, तुम्हारी यह चाल है? चाल है नहीं मिस्टर बलवंत, बल्कि चाल थी। अब तो मैं भारत के सीक्रेट्स यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया हूँ। तुम्हारे सारे साथी बेचारे यही समझते रहे कि हमारा मेजर बलवंत सफल होकर लौटा है, जबकि तुम यहाँ बंधे पड़े हो। कमीने, कुत्ते, नीच, बुज़दिल, तुम्हारी लाश में कीड़े पड़ेंगे। मेजर चीखा और मेजर चीखता रहा। अनवर कहा लगाता रहा। विजय ने रिसीवर उठाया और बोला, अब कौन है बे? बड़ी देर से चीखे जा रहा है। सर, मैं ब्लैक बॉय बोल रहा हूँ। ब्लैक बॉय की आवाज आई। बड़ी खुशी की बात है, बोले जाओ। विजय बोला, सर आप तुरंत गुप्त भवन पहुंचिए। क्यों प्यारे? सर केस बहुत सीरियस है। ओके प्यारे काले लड़के, विजय ने कहा और रिसीवर क्रेडिल पर पटककर बड़बड़ाया, ले चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। और कहने के साथ ही उसने तेजी के साथ कपड़े बदले और गैराज से कार निकालकर ठीक 20 मिनट बाद गुप्त भवन में ब्लैक बॉय के निकट बैठा था। ब्लैक बॉय के चेहरे पर सिगार का धुआं मंडरा रहा था और वह किसी गहन चिंता में डूबा जान पड़ता था। कुछ देर तक तो विजय चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब काफी देर हो गई तो विजय अंततः बोल ही पड़ा। ब्लैक बॉय चौंक कर बोला, सर बहुत तगड़ा घपला हो गया। अरे प्यारे, घपले तो साले होते ही रहते हैं, लेकिन तुम यह बताओ कि घपला क्या है, क्या हो गया है और कब हुआ? मैं क्या, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है सर। आजकल ब्लैकआउट चल रहा है, जरा सी देर में खतरे का सायरन गूंजता है। आप समय की गंभीरता को समझ नहीं रहे सर, बात बहुत सीरियस हो गई सर। तो फिर बोलो यार। भारत पाक सरहदों पर हमने मेजर बलवंत को पाक सीक्रेट्स इकट्ठे करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वह सीक्रेट्स लेकर आया तो वह मेजर बलवंत भारत के साथ गद्दारी कर गया। बात उसी समय पता लगी जब कर्नल बत्रा को बेहोश पाया गया। यह तो फौजी चक्कर है प्यारे, इससे हमें क्या लेना देना। वह नकली मेजर भारत के महत्वपूर्ण सीक्रेट्स ले जाने में सफल हो गया है, लेकिन जो सीक्रेट्स वह ले गया है वे इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि बात सीक्रेट सर्विस तक पहुंचे। तो फिर यहां तक कैसे आ गई? कर्नल बत्रा के पास एक डायमंड था सर। डायमंड? जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? वह उस डायमंड को भी साथ ले जाने में कामयाब हो गया। लेकिन यार, डायमंड में ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इतने सीरियस हो गए? वह डायमंड नहीं है सर। सर, उसे अगर डायमंड किंग कहा जाए तो ज्यादा नहीं होगा, ब्लैक बॉय ने कहा। क्यों प्यारे, ऐसा उस डायमंड में क्या है जो तुम उसे डायमंड किंग कह रहे हो? सर, वह डायमंड अंदर से खोखला है। क्या? विजय उछल पड़ा और फिर बोला, डायमंड खोखले भी होता है? जी नहीं, उसे जानबूझकर खोखला बनाया गया था। क्यों? उस डायमंड में भारतीय सुरक्षा सीमाओं की एक फिल्म है। क्या बक रहे हो चीफ मियां? विजय अपने स्थान से उछल पड़ा। जी हाँ, इसलिए वह डायमंड किंग कहा जा रहा है, क्योंकि उस फिल्म की मौजूदगी में उस डायमंड की कीमत इतनी हो गई है कि कोई भी डायमंड उसके बराबर कीमती नहीं है क्या उस फिल्म में? अगर उस फिल्म का राज दुश्मन पर खुल गया सर, तो समझ लीजिए भारत के तबाह होने में अधिक समय नहीं है। आखिर है क्या उसमें चीफ मियां? सर, उस फिल्म में वे संपूर्ण स्थान दिए गए हैं जहां हमारी सेनाएं तैनात है और उसमें यह भी है कि वहां हमारी कितनी शक्ति है। सिर्फ थल शक्ति ही नहीं, बल्कि उसमें जल और नभ शक्ति का भी पूर्ण परिचय है। हमारे पास युद्ध की कितनी सामग्री है, कितने टैंक, गोले, सेवर, जेट, नेट, राइफलें, गने, मिसाइल इत्यादि सब का टोटल उसमें उपस्थित है। उसमें उन चिन्हों को भी अंकित किया गया है जहां हम कमजोर हैं, जहां जहां हमारी सेनाएं कम है। ब्लैक बॉय अत्यंत गंभीर लहजे में बोला। ब्लैक बॉय के वाक्य सुनकर वास्तव में विजय भी स्तब्ध रह गया। कभी गंभीर न रहने वाला विजय गंभीर लहजे में बोला, उस फिल्म में इतने सीक्रेट्स? जी हाँ,
ब्लैक बॉय ने कहा। ओके सर। फिर विजय ने फोन रख दिया और उसके बाद उसने आशा को भी रिंग करके यही आदेश दिया कि वह भी विजय की कोठी में पहुंचे और फिर ब्लैक बॉय की तरफ देखकर बोला, आशा का फौजी परिचय पत्र भी तैयार करा देना। आप करना क्या चाहते हैं सर? विजय दी ग्रेट युद्ध के मैदान में कूद गया है चीफ मियाँ। अब देखते जाओ पाक को कितने रंग बदलवाता हूँ। मैं वह स्थिति बनाने जा रहा हूँ प्यारे कि अगर हमारी उस डायमंड वाली फिल्म का राज पाक पर खुल भी गया तो हम उसे इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वह कुछ कर पाए। यह कैसे संभव है? देखते जाओ चीफ मियाँ। मैं कुछ इस प्रकार पाक की सैनिक शक्ति को खोखला करने जा रहा हूँ कि राज खुलने पर भी वे हम पर हमला करने में अपनी कम शक्ति के कारण हिचकिचाए और इस स्थिति में वे अपने सहयोगी से कुछ मदद ले। इस मदद लेने में उन्हें कुछ समय तो लगेगा ही और इसी समय में मैं वह डायमंड किंग प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब आपकी योजना क्या है सर? योजना काफी भयानक है प्यारे। मैं चलता हूँ, समय कम है, काम ज्यादा। शायद अशरफ और आशा भी मेरी कोठी पर पहुंचने वाले होंगे। उन्हें अपने काम के विषय में बताना होगा। ओके सर, ब्लैक बॉय ने उठते हुए कहा और फिर विजय हाथ मिलाकर बाहर आ गया और कार संभालकर अपनी कोठी की तरफ चला। लगभग 20 मिनट बाद जब वह अपनी कोठी में पहुंचा तो वहां अशरफ और आशा को अपनी प्रतीक्षा करते पाया। इससे पहले कि वे कुछ बोले विजय दरवाजे से ही चीख पड़ा, हाय आज तो हमारी कोठी पर चकोरी का जोड़ा बैठा है। विजय कम से कम तमीज से बात करना सीखो, अशरफ बोला। अरे प्यारे, तमीज तो साली हमने 2 आने शेर के हिसाब से बेच रखी है और अब वापिस भी नहीं लाई जा सकती क्योंकि जो पैसे मिले थे उनकी मैं जलेबी खा गया हूँ। विजय उनके सामने वाले सोफे में धंसता हुआ बोला। हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? अशरफ ने पूछा। चीफ ने मुझे एक झकझकी सुनाई और कहा कि मैं वह झकझकी तुम लोगों को सुनाऊं। विजय, हम बकवास सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम सुनाना चाहते हैं आशा डार्लिंग, और वह झकझकी ये है। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, गेहूं के बजाय बाजार में ज्वार आ गया है। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, लड़कियों के तन का कपड़ा लड़कों को भा गया है। लड़कियां भी कम नहीं, पैंट बुशर्ट उनको भा गया है। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, लड़कियों को दफ्तर भी अब तो भाने लगे हैं, शौहर भी उनके पीछे पीछे जाने लगे हैं। दफ्तरों में जब वो काम करती है, दिल पर हमारे छुरियां चलती है, दफ्तरों के बाबुओं पर डोरे डाल देती है। पहले तो शर्माती है, बल खाती है और फिर आंखों में आंखें डाल देती है। विजय, ये क्या बदतमीजी है? आशा कुछ गर्म हुई। हमने नारी जाति के एक वास्तविक रूप पर अपनी महान झकझकी द्वारा प्रकाश डाला तो हमारी मिस गोगिया पाशा इस प्रकार उछल रही है जैसे हमने उन्हीं की तारीफ की हो। हाँ यार विजय, अशरफ ने भी मुस्कुराकर आशा की तरफ देखते हुए कहा। अशरफ, विजय के साथ तुम भी बकवास करने लगे हो? आशा कृत्रिम क्रोध में बोली। नहीं आशा, सच कहना तो बकवास नहीं। अच्छा विजय, अब तुम जल्दी बताओ कि चीफ ने हमें क्या आदेश दिए हैं? आशा ने विजय की तरफ देखकर प्रश्न किया। सीमा का पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगा एक लहलहाता गांव। हर पल यहाँ के निवासी खुश थे और माना हुआ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फान से आजकल इसी गांव में नजर आ रहा था। वह इस गांव में एक
बूढ़े के पास रह रहा था। बूढ़े को उसने यही बताया था कि वह एक परदेसी है जो अचानक युद्ध छिड़ जाने के कारण आगे नहीं बढ़ सका, और दयालु बूढ़े ने उसे अपने छोटे से कच्चे मकान में रहने की इजाजत दे दी। जबकि वास्तविकता यह थी कि अल्फांसे युद्ध के रंग देखने यहाँ आया था। बूढ़े की एक पोती थी, नाम था रजिया, और सचमुच अपने नाम के समान ही थी वह। मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा, सबसे प्रेम से बोलती थी, सभी उसे प्रेम करते थे। रजिया जवान थी, खूबसूरत थी, और एक अच्छी लड़की के सारे गुण उसमें विद्यमान थे। अल्फांसे को वह भाईजान कहा करती थी, और अल्फांसे भी जन्म जन्मांतर से जैसे रजिया का भाई ही हो। वह भी रजिया के अच्छे गुणों के कारण उससे बहुत प्रेम करने लगा था। इस घर में अल्फांसे ठीक इस प्रकार रहता था जैसे वह वास्तव में उस बूढ़े का पोता और रजिया का भाई हो। अल्फांसे की अपराधी प्रवृत्ति न जाने कहां जाकर सो गई थी। इस समय वह एक साधारण निवासी की भांति उनके साथ रह रहा था। भाईजान, भाईजान, एक कहानी और सुनाइए ना, थिनकते हुए रजिया ने अल्फांसे से आग्रह किया। अल्फांसे उसका दिल बहलाने के लिए अपने जीवन की कुछ घटनाएं उसे कहानी के रूप में सुना देता था, लेकिन वह नहीं बताता था कि वह सब खतरनाक काम वह खुद ही करता था। फिर उसने कहा, भाई अब हमें नींद आ रही है रजिया, सोने दो। मुस्कुराते हुए अल्फांसे ने रजिया के प्यारे प्यारे मासूम कपोलों पर एक प्यार भरा चपत मारते हुए कहा। वह जानता था उसकी बहन रजिया जवान है, सुंदर है, लेकिन वासना और प्यार में दूरी ही कितनी होती है, यह विचार तो इस मासूम रजिया के हृदय में कभी उठे ही नहीं। वह उन सब बातों से ऐसी मुक्त है जैसे 5 वर्ष की अबोध बालिका। नहीं भाईजान, एक और। देखो रजिया, बाबा सो गए हैं, अब तुम भी सो जाओ, बाकी कहानी कल सुनाएंगे। मेरे प्यारे भाईजान, रजिया ने प्यार के साथ कहा, और फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर वहीं से बोली, अल्लाह करे कल का दिन निकले बिना ही रात हो जाए, ताकि मैं अपने प्यारे भाईजान से एक प्यारी कहानी सुन सकूं। अब चुपचाप सो जाओ, अल्फांसे ने कहा। और फिर कुछ ही समय पश्चात रजिया निद्रा रानी की गोद में शरणार्थी बन गई, और अल्फांसे बड़ा सोच रहा था, यह भी क्या जिंदगी है। वह यहाँ वैसे ही रहने लगा, लेकिन न जाने रजिया उससे कितना प्यार करने लगी थी। उसके तो रिश्ते नातों का कुछ पता ही नहीं, लेकिन यह रजिया तो उसे किसी वास्तविक बहन से भी अधिक प्रेम करती है। अल्फांसे, वह अल्फांसे जिसके सामने भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता, जो एक बार पलक झपकता है और 10 खून कर बैठता है। दुनिया की पुलिस जिसके लिए परेशान रहती है, उसी अल्फांसे को रजिया ने बहन के प्यार से जकड़ लिया। वह सोचने लगा कि जब वह यहाँ से जाएगा तो क्या रजिया उसके बिना रह पाएगी, क्या वह रजिया के बिना रह सकेगा। उसके दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन तभी उसने सोचा, लेकिन वह यहाँ हमेशा भी तो नहीं रह सकता। तभी उसने अपने सिर को झटका दिया और संपूर्ण विचार मस्तिष्क से निकालकर सोने का प्रयास करने लगा। सुबह जब वह उठा तो घर के कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए पास के कस्बे में चला गया। दिन ढल गया, पश्चिम में लालिमा छा गई, लेकिन अल्फांसे लौट कर नहीं आया। सूरज डूबने लगा, अंधेरे की चादर वातावरण पर अपना प्रभुत्व जमाने लगी, और रजिया वह चौखट पर खड़ी प्यासी आंखों से दूर तक अपने भाई की राह देखती, लेकिन उसे वह नजर न आता जिसकी इन बड़ी बड़ी आंखों में चाह थी। अरे रजिया बेटी, अब खाना खा ले। वह परदेसी बाबू था, शायद जाने का रास्ता मिल गया होगा, वह चला गया होगा। रजिया के बाबा आंगन में बिछी एक टूटी फूटी खाट पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले, नहीं बाबा, भाईजान जरूर आएंगे, आज उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए वादा किया है। रजिया ने दूर तक देखते हुए कहा, अरे पगली, तूने सुबह से खाना तक नहीं खाया, खाना तो खा ले। भाईजान ने भी तो नहीं खाया होगा बाबा, आते ही होंगे, उन्हीं के साथ खा लूंगी, रजिया ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन अंधेरा पूरी तरह फैल गया। रात के 8 बज गए। जाड़ों के दिन में 8 बजते ही गांवों में घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। चिराग चले और जलकर बुझ भी जाते थे, लेकिन रजिया के घर में चिराग नहीं जला। वहां यूं ही अंधेरा पड़ा रहा। रजिया अब भी दरवाजे से लगी दूर तक टकटकी लगाकर देखने का प्रयास करती, लेकिन अंधेरे के कारण दूर तक अब वह देख नहीं सकती थी। रजिया दरवाजे से लगी अपने भाई के इंतजार में सो गई, लेकिन अल्फांसे नहीं आया। कुछ देर बाद उसके बाबा ने रजिया को उठाया। वह जागी, और जब यह जाना कि अल्फांसे नहीं आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी, और रोती रोती वह सो गई। ठीक रात के 2 बजे रजिया अपनी खाट से उछल पड़ी। उसके बाबा भी उछलकर खड़े हो गए। दाएं दाएं, धम धम, टक 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 टक। गांव गोलियों, बमों और मशीन गनों की गोलियों से गूंज उठा। बाहर लगता था जैसे चीखों पुकार का भ्राम मचा हुआ है। वह बड़बड़ाई, झपटी और अपने बाबा के सीने से लग गई। धड़ाम, खोलो इसे। एक जोरदार कड़कती आवाज, चर। दरवाजा चरमराया और टूट गया। 2 सैनिक और एक पाकिस्तानी कमांडर भीतर आए। बाहर अब भी चीखों पुकार, गोलियों का राज था। तभी हवा में लहराता हुआ एक मासूम बच्चा अंदर आकर गिरा, रोया, चिल्लाया। उसका सारा शरीर खून से लथपथ था। पाकिस्तानी कमांडर ने एक जोरदार कहकहा लगाया
और अपनी मशीन गन के अग्रिम भाग में लगी संगीन उस बालक के सीने में ठूस दी। संगीन बालक के जिस्म से पार हो गई और संगीन से बालक को पकड़कर उठाया। बालक असहनीय पीड़ा से मचल रहा था और तभी एक अन्य सिपाही की गन ने गोलियां उगली और संगीन पर टंगे मासूम चेहरे को बेध दिया। वह मर गया। संगीन को एक झटका दिया गया और बालक फट से नीचे गिरा। अब उसमें प्राण शेष न थे। क्यों बड़े, इसे इस माल को चिपका यूं ही खड़ा रहेगा? कमांडर ने रज्जा की तरफ ललचाई दृष्टि से देखते हुए बाबा से कहा और साथ ही खूंखार तरीके से बाबा की ओर झपटा। मेरी बेटी को मत छूना कमीने, कांपते बाबा बोले। और क्या इसका अचार डालेगा बड़ा? कमांडर ने कहा और एक तीव्र झटके के साथ संगीन उसके पेट में घुसा दी। बाबा, रजिया चीखी, लेकिन बाबा की आंखें पथरा चुकी थी। वे उसे इन भेड़ियों के सामने अकेला छोड़कर उससे बहुत दूर जा चुके थे। उसने अपने बाबा की लाश को छोड़ा और फिर अपने आंचल को संभालकर बोली, मेरे करीब मत आना कमीने। जबरदस्ती में जो मजा है वह राजी में कहा मेरी जान। कमांडर ने अपनी मशीन गन फेंक दी और रज्जा की ओर बढ़ा। बाहर बच्चे चीख रहे थे। अबलाएं अपनी असमत की रक्षा के लिए जी जान से प्रयास कर रही थी, लेकिन हर तरफ से भेड़ियों ने उन्हें घेर रखा था। संगीने खून से लथपथ थी। इधर उधर चितराई लाशें पड़ी थी। लाशों को रौंदते हुए पाकिस्तानी सैनिक गांव की गलियों की ओर बढ़ रहे थे। हर तरफ गांव वालों की चीख पुकार और इन करुण चीखों के बीच जोरदार अट्टहास लगाते हुए पाकिस्तानी सैनिक रजिया पीछे हटती जा रही थी। सैनिक कमांडर वासना भरी निगाहों से उसे घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे दीवार आ गई। रजिया को पीछे हटने के लिए स्थान नहीं रहा। रजिया भय से थर थर कांप रही थी। उसकी सांसें तेजी के साथ चल रही थी। अब कहाँ जाओगी मेरी जान? पाक कमांडर बोला। कमांडर के पीछे सैनिक भी थे। सहसा रजिया के हाथ में दीवार पर टंगी एक दराती आ गई। दराती संभाल कर वह एकदम चौकन्नी हो गई। अब रजिया का रूप देखने लायक था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। हाथों में दराती लिए वह बिखरी हुई शेरनी से कम न थी। अब वह डट कर उसके सामने खड़ी हो गई और चीखी, मेरे करीब मत आना कमीने, वरना गर्दन अलग कर दूंगी। रजिया के हाथ में दराती देखकर कमांडर को एक झटका सा लगा, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया और कुटिल मुस्कान के साथ रजिया की तरफ बढ़ा। रजिया ने दराती संभाली और कमांडर पर टूट पड़ी। रजिया वास्तव में खतरनाक ढंग से झपटी थी। कमांडर झुककर स्वयं को बचा गया, लेकिन रजिया पर भी इस समय खून सवार था। पलक झपकते ही रजिया दूसरे सैनिक की तरफ झपटी, लेकिन तभी धाए कमांडर ने एक फायर दरांती पर किया। दरांती झनझनाती हुई रजिया के हाथ से निकल गई और वह स्तब्ध सी खड़ी रह गई। दरांती खून से लथपथ थी। एक सैनिक का सिर और धड़ अलग अलग हो चुका था। रजिया खुश थी कि उसने एक शैतान को मार दिया। तुमने हमारे एक सैनिक को मारा है। अपना काम करने के बाद हम तुमसे इस बात का बदला लेंगे। यह कहता हुआ कमांडर पुनः उसकी तरफ बढ़ा। रजिया पीछे हटी, परंतु इस बार सैनिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर एक तेज धार वाले चाकू से रजिया का कुर्ता फाड़ दिया गया। वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन असहाय थी। वह चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके संपूर्ण कपड़े उतार दिए गए। उसे पूर्णतया नग्न कर दिया गया। वह असहाय अबला अब शैतानों की बाहों में थी और शैतान उसकी बेबसी पर कह कह लगा रहे थे। और फिर वहां पाप हुआ। एक शैतान का एक असहाय अबला पर हुआ पाप। एक पाक सैनिक का बंगला की एक मासूम कली पर पाप। वह चीखती रही, अपने अल्लाह को याद करती रही, लेकिन लग रहा था अल्लाह भी यही सब चाहता है। कमांडर ने पहले और सैनिक ने बाद में, दोनों ने रजिया के मासूम शरीर को कुचला अपनी पूर्ण तृप्ति की। अब रजिया अर्ध चैतन्य सी कमरे के फर्श पर नग्न पड़ी हुई थी। दोनों ने कपड़े पहने और कमांडर ने आगे बढ़कर रजिया के बाल पकड़कर उठाते हुए कहा, पेट कमी नहीं, अब तुमसे अपनी सैनिक की मौत का बदला लेंगे। रजिया ने बोझ से झुकी हुई पलकों को खोला और कमांडर की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। इसके स्तन काट दो। कमांडर का यह वाक्य रजिया के कानों से टकराया और इस वाक्य के साथ उसके हृदय में भय की लहर दौड़ गई और वह नग्न ही उछलकर खड़ी हो गई। तभी स्वयं कमांडर ने अपने होल्स्टर से सफेद चमकती तलवार निकाली और बोला, मेरा नाम अनवर है मेरी जान। जिस काम में हाथ डालता हूँ उसे पूरा करके ही हटना हूँ। अभी कल की ही तो बात है, भारत में मेजर बलवंत बनकर गया था। वहां से भारत के गुप्त कागजात उठा लाया। फिर इस गांव को शमशान बनाना तो बहुत आसान काम था। कहता हुआ वह कमांडर रजिया की ओर बढ़ा, जो वास्तव में अनवर था। अब रजिया कांप नहीं रही थी, बल्कि रो रही थी। अनवर आगे बढ़ रहा था और सहसा खच। उफ, शायद भगवान ने भी घृणा से मुंह फेर लिया होगा, लेकिन भगवान का बनाया हुआ यह इंसान अपने इस कार्य पर कह कह लगा रहा था। रजिया के स्तन एक झटके के साथ कटे और जमीन पर गिरे, इधर उधर लुढ़के। रजिया जोर से चीखी और गिर पड़ी। अब रजिया निर्जीव हो गई थी। खून से लथपथ कटार उसने अपनी होल्स्टर में रखी और फिर सैनिक के साथ वह रजिया के मकान से बाहर निकल गया। बाहर जीता जागता हंसता खेलता गांव कब्रिस्तान से भी बदतर मनहूस बन चुका था। गलियों में इधर उधर ग्रामवासियों की लाशें छितराई हुई पड़ी थी। सैनिक अट्टहास लगा रहे थे। बाहर निकलकर अनवर ने अपने समस्त जीवित सैनिकों को एकत्रित किया। वे संख्या में 20 बचे थे। अनवर ने उन्हें अगले गांव में यही नरसंहार करने का आदेश दिया
और आगे के रास्ते पर बढ़ गया। इस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। अल्फांसे के जिस्म के कपड़े पूर्ण रूप से फट चुके थे। शरीर में जगह जगह से लहू बह रहा था। बाल अस्त व्यस्त से इधर उधर बिखरे हुए थे और उस समय उसके हाथ में दबी एक पाक राइफल थी। आज सुबह जब वह कस्बे से सामान खरीद रहा था तो अचानक पाक सेना ने वहां हमला बोल दिया था। पाक सेना ने उसे भी घेर लिया। पाक सैनिकों की बर्बरता और नरसंहार देखकर अल्फांसे की आंखों में खून उतर आया था। निर्दोष व्यक्तियों पर वह जुल्म अल्फांसे के सिद्धांतों के खिलाफ था और जो अल्फांसे के खिलाफ हो वह हमेशा उसके खिलाफ रहता था और यही बात आज कस्बे में घटित हुई। पाक सैनिकों ने जो क्रूरता और बर्बरता का नग्न नृत्य दिखाया था उसे देखकर अल्फांसे की सोई हुई आपराधिक प्रवृत्ति जाग गई और फिर वह पाक सेना के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। परिणाम स्वरूप सारी सेना उसकी तलाश में रही और वह न जाने कितने पाक सैनिकों को इस संसार से मुक्ति दिलाता हुआ कितनी कठिनाई से कस्बे से निकलकर अब राइफल थामे तेजी के साथ सीमाका गांव की ओर अग्रसर हो रहा था। वह जानता था कि रजिया उसके लिए परेशान हो रही होगी, लेकिन तब से वह आ नहीं सका था और लगभग 3:30 बजे जब उसने सीमाका की सीमा में प्रवेश किया, चांद की दूधिया रोशनी में अल्फांसे ने जो दृश्य देखा वह बड़ा खौफनाक था। अल्फांसे का माथा ठनका। खतरनाक नरसंहार की बू आई। जगह जगह सीमाका के निवासियों की छितराई हुई लाशें पड़ी थी। कुछ जीवित लेकिन शरीर के किसी न किसी अंग से लाचार लोगों की कराहें चीख पुकार मानवता को खोज रही थी। वह जान गया कि सीमाका पर काफी देर तक मौत का क्रूर पंजा फैला रहा है। हंसता खेलता सीमाका एक कब्रिस्तान से भी अधिक तबाह और वीरान हो चुका था। दर्दनाक चीखें यहाँ वहां गूंज रही थी और गगन दुखद आर्तनादों से भरा हुआ था। धरती अपनी बर्बादी की कहानी स्वयं बयान कर रही थी। अस्पताल और स्कूल सिर्फ खंडहरों के रूप में रह गए थे। दीवारें थरथराकर धरती पर आ गई। धरती में जगह जगह गड्ढे हो चुके थे। अल्फांसे ने नजर घुमाकर लाशों की ओर देखा। हाँ, इनमें एक शरीर रेशमा का भी था जो गांव में रूप सुंदरी के नाम से विख्यात थी। वह अपंग हो चुकी थी। उसका टूटा पैर ना जाने कहां, शायद चीथड़ों में बदलकर वायु में मिल गया था। वह करुण चीखों और असहाय पीड़ा के साथ रेंगने का प्रयास कर रही थी। और हाँ, वह अख्तर को भी अच्छी तरह जानता है जो अपनी बूढ़ी चारपाई पर लहू लुहान पड़ा था। अनेक व्यक्तियों के सिर और धड़ अलग हो चुके थे। कुछ का सीना चमड़ी के बाहर आ गया। एक नहीं अनेक खौफनाक दृश्य थे जो अल्फांसे के हृदय में पाक सेना के प्रति घृणा और द्वेष भर रहे थे। और तभी अल्फांसे के मन में बिजली की भांति एक विचार कौंधा, रजिया के साथ क्या हुआ? और यह विचार दिमाग में आते ही अल्फांसे राइफल संभाले आंधी तूफान की भांति रजिया के मकान की तरफ दौड़ पड़ा। और जब वह मकान के दाहिने पर पहुंचा तो वहां भी सन्नाटा पसरा पाया। वह मकान भी अन्य मकानों की भांति अपनी बेबस तबाही की कहानी सुना रहा था। लरजते हुए दिल के साथ वह कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में गहन अंधकार था। अल्फांसे ने माचिस निकालकर लैंप जलाया और कमरे का दृश्य देखते ही अपनी संपूर्ण शक्ति से चीखा, रजिया! उसकी यह आवाज गांव के कोने कोने से टकराई। झपट कर वह रजिया की लाश के पास पहुंचा। रजिया की नग्न लाश उसके साथ हुए पाप और अन्याय की कहानी स्पष्ट शब्दों में बयां कर रही थी। और अल्फांसे तो रजिया की लाश को देखकर जैसे घबरा गया था। घुटनों के बल वह रजिया की लाश के निकट बैठा था। राइफल उसके हाथ से कब की छूट चुकी थी। दोनों हाथ रजिया के निर्दोष और मासूम होठों पर रखता हुआ अल्फांसे बोला, रजिया बहन, मैं तुम्हारा भाई था। मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाया। तुम मुझे छोड़कर चली गई। वही अल्फांसे जो हमेशा लाशों के बीच खेलना अपना मनोरंजन समझता है, इस समय एक लाश को देखकर कितना परेशान है। उसे लगा जैसे रजिया उठ गई है और कह रही है, सुनाइए ना भाईजान, बस एक कहानी और। रजिया उठो ना, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा भाई अल्फांसे। क्या तुम कहानी नहीं सुनोगी? देखो उठो रजिया बहन, आज बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। पागल सा होकर अल्फांसे बड़बड़ाया। लेकिन रजिया तो मृत अवस्था में थी। धीरे धीरे अल्फांसे का क्रोध जागृत होने लगा। क्रोध की अधिकता से उसकी आंखें लाल सुर्ख होने लगी। अत्यधिक क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां जोश में भिजने और बंद होने लगी। उसने रजिया के कटे हुए स्तनों को देखा। रक्त अभी सूखा नहीं था। भयंकर ख्यालों में डूब गया अल्फांसे। धीरे धीरे उसका हाथ बढ़ा और अंगूठा रजिया के खून से भिगोकर उसने अपने मस्तक पर लगा लिया और भयानक शब्दों में बोला। उसके इन शब्दों में मानो दुनिया भर की भयंकरता समा गई थी। रजिया मेरी बहन, आज तेरा भाई अल्फांसे तेरे रक्त की सौगंध खाता है। जिस शैतान ने तेरी यह हालत बनाई है, जब तक उसके शरीर का एक एक अंग अलग ना कर दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखूंगा। अल्फांसे ने कहने के साथ ही लहू का टीका अपने मस्तक पर लगा लिया था।
अल्फांसे इस समय दुनिया का भयंकरतम मानव लग रहा था। उसके दांत सख्ती के साथ भींचे हुए थे। दाएं हाथ से उसने फिर राइफल संभाली और रजिया की लाश के निकट खड़ा हो गया। इस समय रात के 11 बज चुके थे। पाक सरहदों में ठीक ऊपर सीक्रेट सर्विस का एक अदृश्य और बेआवाज विशेष हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। हेलीकॉप्टर की चालक सीट पर स्वयं सीक्रेट सर्विस का चीफ ब्लैक बॉय मौजूद था और उसके बराबर में ही विजय बैठा हुआ कह रहा था, हाँ तो चीफ प्यारे, मैं यह कह रहा था कि यार तुम तो चूहों की तरह बिल में घुसे बैठे रहते हो और हमें यहाँ दूसरे देश में पैराशूट से उतारने आए हो। सर, आपने मेजर का फोटो भी अपने पास रख लिया है ना? ब्लैक बॉय ने विजय की बकवास पर लेश मात्र भी ध्यान न देकर कहा। वो तो रख लिया प्यारे, लेकिन यार साला वह डायमंड किंग उस साले बलवंत के पास ही होगा। क्या वह डायमंड किंग उसने हुक्मरानों को सौंप दिया होगा? अगर सौंप भी दिया होगा तब भी आपके आगे बढ़ने का एकमात्र साधन सिर्फ मेजर बलवंत ही है, क्योंकि यह तो वही बता सकेगा कि डायमंड किंग कहाँ है। अब तो काफी समझदार होते जा रहे हो प्यारे, आपकी संगत का असर है सर। खैर प्यारे, लगता है बातें काफी बनाने लगे हो तुम। खैर, बातें बनाने से सेहत बनती है। खैर प्यारे, अब हम चले मौत के मुंह में, विजय ने पैराशूट संभालते हुए कहा। वातावरण में उस समय गहन अंधकार छाया हुआ था। आज की रात आकाश पर घटाओं का डेरा था। परिणाम स्वरूप चांद अपनी समस्त चांदनी को समेटकर शर्माता हुआ बादलों के घूंघट में जा छिपा था। वायु भी कुछ गति के साथ चल रही थी। आपको जहां कूदना होगा सर, वह स्थान यहाँ से 20 मील दक्षिण में है और हवा का रुख क्योंकि दक्षिण की तरफ ही है, अतः अनुमान लगाया जाता है कि आप हवा के रुख के साथ वायु में ही धरती तक पहुंचने में 15 मील का रास्ता तय कर चुके होंगे। अतः आपको 5 मील की यात्रा स्वयं करनी होगी। ब्लैक बॉय ने विजय की तरफ देखते हुए कहा। किस स्थान पर प्यारे? विजय ने प्रश्न किया। उसी बंकर पर जहां मेजर बलवंत अपने साथियों के साथ गया था। उस बंकर पर योजना के अनुसार कोई हमला नहीं किया गया है। तुम बड़ा बदमाश हो प्यारे काले लड़के। ठीक मंजिल पर बताया है कि मंजिल आ गई ताकि मैं तुम्हें एक झकझकी तक न सुना सकूं। ब्लैक बॉय मुस्कुराया और बोला, मिशन से सफल होकर लौट आइए, तब आप जितनी चाहे झकझकी सुनाए। कौन जाने प्यारे कि अब विजय दी ग्रेट तुमसे मिले या ना मिले। कौन जानता है कि जहां मैं उतरूं वहां पहले ही मेरे स्वागत में पाक सेनाएं खड़ी हो, अथवा हवा में ही कोई पाक गोला हमें अंतरिक्ष की सैर करा दे। सर, ऐसा ना कहिए, आप निश्चित रूप से सफल होकर लौटेंगे। नीचे आपको किसी के मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि जहां आपको उतारा जा रहा है वहां पाक सेना या किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं है, और आपके आने की सूचना उनके फरिश्तों को भी नहीं होगी, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अदृश्य है। ब्लैक बॉय ने कहा। बोल रहे हो प्यारे कि यह साले वैज्ञानिक ऐसे रडार का भी आविष्कार कर चुके हैं जिस पर अदृश्य वस्तु भी स्पष्ट रूप से उभर आती है? सो तो है सर। बस तो प्यारे, लेकिन यह खतरा तो उठाना ही होगा सर। खतरे तो न जाने क्या क्या उठाने होंगे प्यारे, और बिना साले खतरे उठाए मजा भी तो नहीं आता, विजय ने कहा। अब हमें स्थिर हुए काफी समय बीत गया है सर। अच्छा तो प्यारे, जय हिंद। जय हिंद सर, ब्लैक बॉय ने जवाब दिया और तभी विजय ने अंधेरे में जंप लगा दी। तीव्र हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया। सिहरन सी उसके शरीर में दौड़ गई। 50 गज तक वह तीव्र गति से गिरता चला गया और फिर पैराशूट खुल गया। साथ ही वह धीमी गति से पृथ्वी की ओर अग्रसर होने लगा। अब वह हवा में किसी विशाल पक्षी की भांति पंख फैलाए वायु में तैर रहा था। वह जानता था कि हेलीकॉप्टर अपने स्थान से जा चुका होगा। निश्चित रूप से उसे इसलिए कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि हेलीकॉप्टर अदृश्य और बेआवाज जो था। विचारों में खोया हुआ विजय इस समय पृथ्वी की तरफ अग्रसर हो रहा था। सहसा उसके उतरने की गति कुछ मंद हुई। उसने ध्यान दिया तो पाया कि वायु के बहने की दिशा में परिवर्तन आ रहा है, और यह परिवर्तन वायु का रुख पूर्व की ओर मोड़ रहा था। कुछ समय पश्चात वायु का रुख पूर्ण रूप से पूर्व की ओर हो गया। अब विजय हवा के रुख के साथ पूर्व की ओर बढ़ रहा था। वह जानता था कि वह अपने लक्ष्य से हटता जा रहा है, लेकिन इस समय वह हवा के रुख के साथ चलने के लिए मजबूर था। वह इस क्रिया का विरोध नहीं कर सकता था। विजय के होठों पर मुस्कान उभर आई। यह सोचकर कि संसार आज विज्ञान में कितना आगे निकल गया है, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वह प्रकृति से अविजयी है, क्योंकि इस समय वह विज्ञान के एक आविष्कार के कारण कितने आराम के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अब भी वह प्रकृति का विरोध नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि क्या कभी ये वैज्ञानिक ऐसा पैराशूट बना पाने में सफल हो पाएंगे जो हवा के रुख पर आश्रित न रहकर कहीं भी ले जाए जाने के लिए उपयुक्त हो। बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में उसे लगा कि शायद मानव जल्द ही ऐसे पैराशूट बनाने में सफल हो जाए जो मनचाही दिशा और स्थान पर उतार दे। विचारों में उलझा हुआ विजय इस समय धरती के निकट पहुंचता जा रहा था। तभी वह सावधान हो गया था, क्योंकि ब्लैक बॉय ने अपने कहे अनुसार सुरक्षित स्थान पर उतारा था। हवा का रुख बदलने के कारण वह अपने निश्चित स्थान से विचलित होकर काफी दूर पहुंच गया था, और इस नई जगह का क्या पता कि सुरक्षित है भी या नहीं। किसी भी तरह का खतरा उसके सामने आ सकता है। हो सकता है वह किसी पाक चौकी पर उतरे, किसी नदी, बंकर या सैनिक शिविर पर, या अपने भाग्य से किसी सुरक्षित स्थान पर।
और फिर अचानक उसके पैर धरती से टकराए और वह धरती पर बैठता चला गया। वह सुरक्षित किसी जंगल में उतर गया था। जंगल ऐसा था जिसमें पेड़ों की संख्या अधिक नहीं थी, बल्कि झाड़ियां घनी थी। वह झाड़ियों में गिरा था। गिरते ही वह फुर्ती से उठा और पैराशूट लपेट लिया तथा झाड़ियों में एक और फेंक दिया, क्योंकि अब पैराशूट महज एक बोझ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। इस अंधेरे में उसने टॉर्च रोशन करना बुद्धिमानी का काम नहीं समझा था, अतः वह काफी देर तक यूं ही अंधेरे में खड़ा रहा और फिर आराम से एक और को चल दिया। अभी वह 1 घंटा ही चला होगा कि उसके कदमों में स्थिरता आ गई। उसके कान खड़े हो गए। उसके कानों में कुछ फुसफुसाहटें टकरा रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। वह फुर्ती के साथ अपने स्थान पर बैठ गया और फिर झाड़ियों में लेट गया और सावधानी के साथ उसी पेड़ की तरफ रेंगा जिस पेड़ के पीछे से फुसफुसाहटों का स्वर उभर रहा था। और कुछ समय पश्चात वह बेआवाज पेड़ के पीछे की तरफ लंबी लंबी झाड़ियों में पड़ा था और अब वह स्पष्ट सुन रहा था। यस कर्नल, अभी तक यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। ओवर। चिंता मत करो मेजर, अमेरिका से माल आ चुका है। हमारे आदमी तथा अमेरिका का वह जासूस माल लेकर इसी रास्ते से बढ़ रहे हैं। तुम्हें वहां सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि माल सुरक्षा से पहुंच सके और हम दुश्मन से लोहा ले सके। यह आवाज दूसरी तरफ से उभरी थी। विजय ने अनुमान लगाया कि अमेरिका पाकिस्तानी फौजों को युद्ध सामग्री दे रहा है जो इसी रास्ते से पाक सेना को पहुंचनी है, और अगर यह सामान पाक सेना तक पहुंच गया तो पाक की मुर्दा पड़ी सेना में अमृत का काम करेगा। अब विजय निश्चय कर चुका था कि वह इस सामान को पाक तक हरगिज नहीं पहुंचने देगा। तभी उसने कान फिर वही लगा दिए। आवाज आ रही थी, लेकिन सर जब माल निकल जाए तो क्या तब भी मुझे यही रहना होगा? ओवर। नहीं, उन्हें मालूम है कि तुम यहाँ खड़े हो। वे वहां ट्रक रोकेंगे, तुम्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी तरह अन्य सैनिक रास्ते में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वे सभी को लेते आगे बढ़ेंगे। ओवर। ओके एंड ओवर, उसने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कुछ देर तक विजय शांत पड़ा, अपने दिमाग में योजना बनाता रहा और स्वयं सांस रोके पड़ा था, क्योंकि स्वयं वह उस सैनिक के सांसों की सरसराहट सुन सकता था। जल्द ही विजय ने कुछ निश्चय किया और सावधानी से खड़ा हो गया। फिर गजब की फुर्ती के साथ उछलकर वह उस पाक मेजर के सामने खड़ा होकर बड़ी शराफत के साथ बोला, भाई साहब जरा माचिस देना, सिगरेट सुलगानी है। वह पाक सैनिक चौंका और अभी वह अपनी गन सीधी ही करता कि विजय के हाथ का एक शक्तिशाली घूसा जबड़े पर खाकर सीधा झाड़ियों में गिरा। तभी विजय उछलकर बोला, बोल लाल लंगोट वाले की जय, और साथ ही उस सैनिक के सीने पर चढ़कर बैठ गया और बड़े प्यार के साथ बोला, बोल मेरे कुत्ते, ख्याल तेरा क्या है, यानी हाल तेरा क्या है। वह मेजर विजय की हरकतों पर थोड़ा चकराया, लेकिन अपनी संपूर्ण शक्ति से विजय के पंजे से निकलना उसके लिए असंभव सा ही जान पड़ता था। काफी कोशिश के बाद भी जब वह सफल न हो पाया तो बोला, तुम कौन हो? मैं तेरा बाप का भूतू बेटा है। बकते हो? तेरा लेवल क्या है? विजय ने प्रश्न किया। क्या मतलब? अबे मतलब गया साला तेल लेने। तू बता तेरा नाम क्या है? जमाल। कमाल क्यों नहीं है बे? कमाल जी। वह चकराया। जी क्या कर रहा है? तुझसे सिर्फ इतना ही पूछना था, अब तू मजा कर, विजय ने कहा। और फिर विजय ने एक ऐसा नपा तुला कैरेट उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और शांति की मौत मर गया। फिर विजय ने जल्दी से उस मेजर के कपड़े पहने और बड़बड़ाया, अब हम बन गए मेजर जमाल, अब हम दिखाएंगे कमाल, धोती को फाड़ के बनाएंगे रुमाल, ठाकुर का पूत हूं, नहीं हो कोई कहार। फिर उसने नग्न मेजर की लाश को एक तरफ की घनी झाड़ियों में डाल दिया और आराम से पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। लगभग 10 मिनट बाद विजय सतर्क हो गया। दूर कहीं से किसी ट्रक के इंजन की आवाज आ रही थी और कुछ देर बाद 3 ट्रक जंगल की झाड़ियों को काटकर बनाई गई एक नई और कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। वहां आकर वे खड़े हो गए। तभी विजय दौड़ा और बीच वाले ट्रक की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा। अभी वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि आवाज आई, इसमें माल है, आगे या पीछे के किसी ट्रक में आओ। और यह आवाज 100% अमेरिकन जासूस माइक स्पैन की आवाज थी, जिसे वह मजाक में साइकिल चैन कहा करता था। माइक विरोधी देश का जासूस होते हुए भी विजय के अच्छे मित्रों में से था। कई केसों में वह विजय के साथ मिलकर ही कार्य कर चुका था, लेकिन इस समय वह जान गया कि माइक उसका मित्र नहीं शत्रु है, क्योंकि वह अपने देश के आदेश पर युद्ध सामग्री पाक सेना को पहुंचाने आया था। माइक कभी यह पसंद नहीं करता कि विजय उस सामग्री को नष्ट करे, जबकि विजय के लिए यह करना बेहद जरूरी था। अतः इस बार पाक सेना के साथ साथ उसकी टक्कर माइक से भी थी, और माइक से टकराने का मतलब वह अच्छी तरह जानता था। वह माइक को बहुत अंदर से जानता था। वह जानता था कि माइक एक काफी बुद्धिमान जासूस है। विजय ने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे वाले ट्रक की ओर बढ़ा। अभी वह मुश्किल से 8 कदम ही चल पाया होगा कि उसकी गुद्दी से रिवॉल्वर की ठंडी व सख्त नाल आकर चिपक गई और साथ ही माइक का स्वर उभरा, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश तुम्हें ऊपर भी पहुंचा सकती है मिस्टर जासूस। माइक के शब्दों से विजय ने अनुमान लगाया कि माइक उसे अभी तक पहचान नहीं सका है, सिर्फ यह जान गया है कि वह जमाल नहीं कोई जासूस है। विजय ने चुपचाप हाथ ऊपर उठा दिए।
वैसे उसका दिमाग इस समय विद्युत गति से कार्य कर रहा था। वह जानता था कि अगर एक बार माइक ने उसे कैद कर लिया तो वह इस सामग्री का पाक सैनिकों तक पहुंचने से रोक ना सकेगा और इस स्थिति में भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तभी विजय को थोड़ा अवसर पाने का एक उपाय सूझा। तभी उसने माइक को कहते सुना, जमाल को एक विशेष कोड के साथ हमसे बात करनी थी मिस्टर जासूस, और तुम बिना कोड के बोलने लगे, बस यही चूक कर गए। बहुत अकड़ रहे हो बेटे साइकिल चेन। विजय ने एक विस्फोट सा किया। विजय की आवाज ने माइक पर विस्फोट का ही काम किया। वह ऐसे उछला मानो सातवां आश्चर्य देख रहा हो। एकदम बोला, अरे विजय। अभी माइक उसका नाम भी पूर्ण रूप से ले नहीं पाया था कि विजय ने भयंकर फुर्ती दिखाई। वह घूमा और रिवॉल्वर पर हाथ मारा तथा झाड़ियों में जंप लगा दी। रिवॉल्वर छितराकर दूर जा गिरा। माइक संभला और पलक झपकते ही झाड़ियों में लेट गया। तभी ट्रकों से 5 सैनिक निकले। विजय के हाथ में दबी मशीन गन गरज उठी। सैनिक ढेर हो गए। गोलियां उस स्थान पर भी आकर लगी जहां से विजय ने फायर किए थे, लेकिन विजय वहां था ही कहां। विजय फायर करते ही अपने स्थान को छोड़कर दूर जा गिरा था। माइक इस समय निहत्था था। वह कुछ नहीं कर सकता था। अंधेरे में विजय विलीन हो गया था। तुम माल वाला ट्रक निकालो, सैनिक विजय को देखें। माइक अपने स्थान पर पड़ा पड़ा चीखा, लेकिन तभी गोलियां उसके ऊपर से सनसनाती हुई निकल गई। वह जान गया कि ये गोलियां विजय ने उसकी आवाज पर मारी है। तभी बीच वाला ट्रक हिला। भारत के खिलाफ यह गद्दारी ठीक नहीं है बेटे साइकिल चैन। विजय का स्वर उभरा और साथ ही मशीन गन की गड़गड़ाहट, और ट्रक के टायर बैठ गए। माइक के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह जान गया कि भयंकर खतरा उत्पन्न हो चुका है। और इधर विजय भी जान गया था कि इस समय उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे शातिर से नहीं है। माइक न जाने कौन से पल कौन सी चाल चल दे। विजय झाड़ियों में रेंग रहा था। अब तक वह 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका था। प्रत्येक बार वह फायर करके अपना स्थान छोड़ देता था। विजय जल्द से जल्द युद्ध से भरी सामग्री के एक ट्रक को नष्ट कर देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अधिक देर माइक को सोचने का अवसर देना खुद की मौत के फरमान पर साइन करने जैसा है। माइक एक जीनियस इंसान है और अगर उसने कोई योजना बना ली तो वह काफी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। अब विजय एक पेड़ की बैक में हो गया और जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और दांतों से उसकी पिन खींचकर एक सधे हुए गोलंदाज की भांति बीच वाले ट्रक की तरफ उछाल दिया। हैंड ग्रेनेड हवा में लहराया और सीधा ट्रक के बीचों बीच आकर गिरा। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट। आंखों को मीचने पर मजबूर कर देने वाली एक भयंकर चिंगारी के साथ ट्रक के चीथड़े हवा में लहरा गए। माइक ने हवा में लहराता हुआ हैंड ग्रेनेड देख लिया था, अतः वह भयंकर कांड का आभास पहले ही पा चुका था, इससे पहले कि हैंड ग्रेनेड ट्रक की शक्ति सीमा से बाहर हो गया। इस समय वह झाड़ियों में रेंग रहा था। मुसीबत तो यह थी कि वह निहत्था था। युद्ध सामग्री से भरा ट्रक ध्वस्त हो चुका था। विजय पास की झाड़ियों में रेंगा। एक हैंड ग्रेनेड फिर निकाला और आगे वाले ट्रक पर उछाल दिया। भयंकर विस्फोट। इस बार ट्रक के साथ साथ इंसानी चीथड़े भी हवा में लहराए। वह फिर रेंग गया। अंधेरा उसके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा था। इधर माइक इस बार देख चुका था कि विजय किस तरफ है, क्योंकि उसने इस बार हैंड ग्रेनेड को हवा में उछालता हुआ देख लिया था। माइक तेजी के साथ विजय की ओर रेंगा। हालांकि विजय अब रेंग कर झाड़ियों में अपना स्थान बदल चुका था, लेकिन अब माइक की नजरों से वह ओझल नहीं हो सकता था। अब वह विजय की एक एक हरकत नोट कर रहा था, लेकिन वह फुर्ती के साथ विजय की तरफ नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि इस प्रकार विजय आहट पा जाता और उसे गोली का निशाना भी बना सकता था। तभी उसने देखा विजय ने तीसरा हैंड ग्रेनेड निकाला। माइक उसका इरादा भांप गया तथा फुर्ती के साथ उसकी ओर रेंगा। इधर ट्रक स्टार्ट हो गया। शायद भागने का इरादा था। विजय ने फुर्ती के साथ बम की पिन निकाली और उस पर उछाल दिया। ट्रक आगे न बढ़ सका। फिर वही जोरदार धमाका और इंसानी मांस के लोथड़े। उधर धमाका हुआ, इधर माइक ने एक लॉन्ग जंप ली और विजय के सिर पर जाकर गिरा। बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया विजय। अपने हक में तो अच्छा ही किया है प्यारे साइकिल चैन। विजय ने उठने का प्रयास किया, लेकिन माइक पर अपने ट्रक की तबाही देखकर खून सवार हो गया था। उसने विजय को अपनी संपूर्ण शक्ति से जकड़ लिया और उसकी राइफल छीनने का प्रयत्न करने लगा। विजय माइक का भयंकर इरादा भांप चुका था। सहसा उसने भी अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करके तीव्र झटका दिया। माइक झटके के साथ झाड़ियों में कहीं गिर गया तथा विजय की राइफल भी अंधेरी झाड़ियों में कहीं पर विलीन हो गई। विजय ने रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इससे पहले ही माइक ने उस पर जंप लगा दी। विजय ने आओ देखा ना ताओ, बस रिवॉल्वर का कुंदा माइक के जबड़े पर रसीद कर दिया। सनसनाती हुई रिवॉल्वर माइक की कनपटी पर पड़ी। माइक के मुख से एक चीख निकल गई। वह दूसरी तरफ पलटा और विजय ने माइक को फिर संभलने का मौका नहीं दिया। उसने दनादन रिवॉल्वर के कई वार माइक के शरीर पर कर दिए। माइक कुछ न कर सका। वह बेहोश हो गया।
विजय उसके बेहोश हो जाने पर भी सतर्क रहा, क्योंकि वह जानता था कि माइक की चाल भी हो सकती है। लेकिन जब उसे विश्वास हो गया कि माइक बेहोश हो गया है, तो वह उठा तथा अंधेरे में अपनी राइफल खोजकर ट्रकों की ओर बढ़ा। धू धू करके ट्रक जल रहे थे, आग की लपटें उठ रही थी। सबसे अधिक आग की लपटें बीच वाले ट्रक से उठ रही थी। विजय उसकी तरफ बढ़ा। पाक सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो शेष जीवित थे इस कदर घायल थे कि उनके लिए रेंगना तक संभव न था। ट्रक के निकट जाकर विजय ने देखा कि अमेरिका पाक को खतरनाक किस्म की मशीन गनें व लाइट मशीन गनें भेज रहा था, जो पूर्णतया तबाह हो चुकी थी। विजय ट्रक के करीब से हट गया और फिर वह सोचने लगा कि अब वह किधर जाए। उसे ठीक से दिशा ज्ञान भी नहीं हो रहा था और न ही वह जानता था कि किधर कितना खतरा है और किधर वह खतरे से बाहर रह सकता है। वैसे वह अनुमान लगा रहा था कि यह कच्ची सी सड़क अवश्य किसी महत्वपूर्ण पाकिस्तानी स्थान पर जाती होगी, लेकिन वह जानता था कि यहाँ पर हुए युद्ध के धमाके दूर दूर तक सुन लिए गए होंगे और अब उसे घेरने का प्रयास किया जाएगा। अतः इस सड़क पर चलना तो निहायत ही मूर्खता होगी। अब वह जल्दी से जल्दी इस स्थान से दूर भी होना चाहता था। अशरफ का विमान इस समय धरती से 4000 फुट की ऊंचाई पर था और वह भी पाकिस्तानी सरहदों के ठीक ऊपर। भारत पाक युद्ध अपने संपूर्ण यौवन पर था। विजय ने उसे एक विशेष कार्य सौंपा था, लेकिन कितना खतरनाक था यह काम। पाकिस्तानी सरहदों के ठीक ऊपर 4000 फुट ऊपर से उसे पाक युद्ध की योजना का समूचा विस्तार भारत को भेजना था, ताकि भारत के रण बांकुरे लाल भारत माता की रक्षा हेतु सुरक्षा व पर्याप्त शक्ति के साथ आगे बढ़ सके और दुश्मन को उसकी शैतानियत का सबक सिखा सके। और योजना के अनुसार अशरफ विमान लेकर पाक सीमा के ठीक ऊपर हवा में था। विमान में लगा ट्रांसमीटर प्रत्येक क्षण ऑन था, जिसका संबंध जनरल मानेक शॉ से था, क्योंकि अशरफ की रिपोर्टों पर ही तो जनरल मानेक शॉ को सेना का संचालन करना था। काफी महत्वपूर्ण चेतावनियां भारत को मिली और उन्हीं सूचनाओं की वास्तविकता जानने के लिए अशरफ यहाँ आया था। वह स्वयं एक ड्राइविंग सीट पर जमा था। विमान में वह सिर्फ अकेला ही था और दूरबीन से नीचे पाकिस्तानी सरहदों का वह अध्ययन कर रहा था। कुछ देर अध्ययन करने के पश्चात वह बोला, यस जनरल। जनरल, आई एम अशरफ रिपोर्टिंग। यस अशरफ, रिपोर्ट दो। यस अशरफ, रिपोर्ट दो। जनरल का स्वर उभरा, सर, सियालकोट और प्रतापनगर के समूचे इलाके में दुश्मन ने जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। दूर दूर तक सुरंगों का जाल बिछाया गया है। एक बड़ी मात्रा में दुश्मन के पास टैंक है। अमेरिका और चीन से मंगवाए हुए हथियार हैं, अमेरिकन पैटर्न टैंक और चीनी TU-56। अशरफ ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर शांत हो गया। गुड मिस्टर अशरफ, जनरल का स्वर उभरा। थैंक्स सर, मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। मिस्टर अशरफ, यस सर। पाकिस्तान के पास कितनी शक्ति है? लगभग 20 टैंक और 200 सैनिक चीनी राइफलों से लैस है सर। पाक सेनाओं की मोर्चाबंदी कितनी दूर तक है? सियालकोट से लगभग 50 गज आगे दक्षिण में तथा प्रतापनगर के उत्तर में लगभग 200 मील तक पाक सेनाओं का जाल बिछा हुआ है। हमारी फौज के लिए कितनी शक्ति और कौन से रास्ते उपयुक्त होंगे? हमें केवल 25 टैंकों के साथ सियालकोट और प्रतापनगर को पूर्व और पश्चिम से घेरते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दुश्मन अचानक खुद को घिरा हुआ पाए और घबरा जाए। इस समय अशरफ पर खून सवार था। वह जनरल की एक भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि निरंतर महत्वपूर्ण सूचनाएं भारत को भेज रहा था। अशरफ के पास इस समय हंटर विमान था। पाक सेवर जेट उसे घेर रहे थे। जनरल लगातार उसकी वापसी के लिए चीख रहे थे, लेकिन वह जबरदस्त झुकाइयां देता हुआ अपने हंटर को सेवर जेटों की मार से बचाता तथा महत्वपूर्ण सूचना अपने साथियों तक पहुंचाता। तभी भारतीय सेनाएं ठीक उसी दिशा में उतनी ही शक्ति और योजना के साथ पाक सेनाओं पर टूट पड़ी। अशरफ का हृदय उल्लास से भर गया, क्योंकि प्रत्येक कार्य उसकी योजना अनुसार हो रहा था। भारतीय वीर जवान आगे बढ़े। पाक टैंक ध्वस्त होने लगे।
भारतीय सेना का हमला पूर्णतया योजनाबद्ध था। पाक सेनाओं को एक साथ चारों तरफ से घेर लिया गया। अशरफ का दिल उल्लास से भर गया क्योंकि उसकी बताई योजनाओं के मुताबिक पाक की 200 टैंक युक्त सेना भारत की सिर्फ 15 टैंक युक्त सेना से पराजित हो रही थी। पाक सेवर जेट उसे घेरना चाहते थे, लेकिन वह लंबी झुकाई के साथ बचता और फिर सूचना देता। अब 2 टैंक 25 सैनिक दक्षिण की तरफ बढ़े और 1 मिनट बाद ही अपने कहे शब्दों पर अमल देखता अशरफ, और साथ ही देखता पाक सेना की घबराहट और फिर करारी हार। एक तोप का मुंह उसके हंटर की तरफ उठा। तभी भारत के किसी रणबांकुरे लाल ने हैंड ग्रेनेड से उस तोप को ध्वस्त कर दिया। यह देखकर अशरफ के होठों पर मुस्कान उभर आई। अब वह जान गया कि नीचे उसके देश के रणबांकुरे जवान पाक सेनाओं के छक्के छुड़ा देंगे। अतः उसने अब अपना समस्त दिमाग अपने चारों ओर फैले दुश्मन के सेवर जेटों पर केंद्रित कर दिया। वह पूरी तरह सेवर जेटों के जाल में फंस चुका था। सामने से एक सेवर जेट आ रहा था, पीछे भी एक था तथा एक उसके ऊपर से आना चाहता था। अशरफ के दांत सख्ती के साथ भिज गए। उसने गोला निकालने वाले स्थान पर अंगूठा रख दिया। सामने वाला सेवर उससे लगभग 400 गज दूर था, जो प्रति क्षण उसके निकट आता जा रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ता के भाव उत्पन्न होते जा रहे थे और ठीक उसी समय जब सामने वाला सेवर लगभग 100 गज दूरी पर था, ऊपर वाले सेवर ने एक गोला हंटर पर छोड़ दिया। अशरफ ने बिजली की सी फुर्ती दिखाई। उसका हंटर भयंकर फुर्ती के साथ पलटा और हवा में एक कलाबाजी खाकर सामने वाले सेवर के नीचे हो लिया। तभी अशरफ के गोले की रेंज में सामने वाला सेवर आ गया। उसने बिना एक क्षण भी गवाए बटन दबा दिया। आंख का एक गोला सेवर पर झपटा और फिर आकाश में भयंकर बिजली कौंधी। वह बिजली प्राकृतिक नहीं बल्कि सेवर की तबाही का मंजर था। अशरफ ने हंटर को फिर एक लंबी सी करवट दी और ऊपर उठाता ले गया। अब उसके पीछे 3 सेवर लग चुके थे। अशरफ पूर्णतया सावधान था। अशरफ की नजर नीचे रखे रडार पर पड़ चुकी थी, जिसने उसके विमान की उपस्थिति का ज्ञान पाक सेना को करा दिया और परिणाम स्वरूप उसके पीछे 3 सेवर थे। पाक सरहदों से निकलकर भागना असंभव था। अब वह अंतिम दम तक सेवरों से टकराने का निश्चय कर चुका था। अशरफ ने फिर करवट ली और एक भयंकर तेजी के साथ सेवरों पर झपटा। एक और सेवर की धज्जियां उड़ गई, लेकिन तभी हंटर को एक तीव्र झटका लगा। एक गोला हंटर के पिछले भाग से टकराया। हंटर डगमगाया। अशरफ ने कंट्रोल करने का प्रयास किया, तभी वह चौंका। हंटर के पिछले भाग में भयंकर आग लग गई थी। कॉकपिट धुएं से भरने लगा। आग की लपटें तीव्र होकर सारे विमान पर फैलती जा रही थी। अब अशरफ जान गया कि उसका विमान जल्दी ही ध्वस्त होने जा रहा है। उसके माथे पर भयंकर सर्दी में भी पसीना उभर आया। आग लगा हुआ विमान अशरफ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। अशरफ अब सोच रहा था कि वह वीर गति को तो प्राप्त होगा ही, उससे पहले अभी वह एक कमाल और दिखा सकता है, और वह कमाल बड़ा ही भयंकर था। लेकिन अशरफ के चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। उसके जबड़े सख्ती के साथ भींचे हुए थे। उसका अगला इरादा वास्तव में बड़ा भयंकर था। उसने हंटर का रुख सीधा धरती की तरफ कर दिया। तीव्र वेग के साथ विमान ठीक उस रडार की तरफ बढ़ रहा था। अशरफ के जबड़े सख्ती के साथ भिज गए थे। उसने विमान को रडार के निशाने पर लाकर इंजन से संपर्क हटा दिया तथा एक बटन दबाते ही हंटर के इंजन की ऊपरी छत अपने स्थान से गायब हो गई। तभी अशरफ ने दूसरा बटन दबा दिया। एक तीव्र झटका। चालक सीट विमान से पृथक होकर हवा में लहराई और कुछ ही समय उपरांत पैराशूट खुल गया। हंटर तीव्र वेग से रडार की तरफ बढ़ रहा था। सेवर जेट चक्कर में आ गए कि अब वे क्या करे। अशरफ हवा में तैर रहा था। उधर हंटर तीव्र वेग से रडार की तरफ बढ़ रहा था और फिर हंटर रडार से टकराया। कानों के पर्दों को हिला देने वाला विस्फोट, आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश और साथ ही रडार की तबाही। आसपास के इलाके के लोग भी इस भयंकर विस्फोट की चपेट में आ गए थे। हंटर भी नष्ट हो चुका था। अशरफ अपनी सफलता पर खुश था। रडार ध्वस्त करने का यह उसका नायाब तरीका था। वह लगातार धरती की ओर बढ़ रहा था। सेवर उस पर नजर रखे हुए थे। वह जानता था कि या तो उसे ऊपर ही गोलियों से भेज दिया जाएगा या धरती पर पैर रखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही उसने धरती पर कदम रखा तो वह एक पूरी पलटन से घिरा हुआ था। पाक पलटन। उसे पाक सेना ने गिरफ्तार कर लिया था।